हेलो डियर एस्पिरेंट, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक फिर से एक नया वीडियो आप सभी के लिए जो आपकी पूरी मदद करेगा आपके 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स को लेके। ठीक है, ये वीडियो शुरू करने से पहले ये मेंटोरशिप प्रोग्राम मैं बार बार इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तैयार हो जाइए जीत के लिए, वो बच्चे जो 2025 की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, और एक ऐसा मेंटोरशिप चाहते हैं कि उनको कोई हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए, स्टेप टू स्टेप चीज़ों को बताए कैसे करना है उसके लिए। और बहुत सारा फीस दे के भी आप उतनी चीज़ नहीं पाओगे, क्योंकि यही मैंने लिखा है वो सब कुछ जो आपको चाहिए आपके मेंटोरशिप के लिए। कैसे ज्वाइन होना है, बस आपको दिए गए इस व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँगे ना, तो वहाँ पे क्या है कि आपको एक लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं सब कुछ आपको डिटेल मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि मैंने 2023 कंप्लीट कर दिया था, 22, 21, 20 और 19 और 2018, और ये आज का लास्ट सेशन है। इसके बाद ऐसा कोई सेशन नहीं आएगा, क्योंकि 3-4 दिन और आपके एग्जाम के बचे हैं। आज वाला सेशन करिए, इसके बाद बस आपको क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना सीखना है, क्योंकि अब नए सेशन का हमारे पास टाइम नहीं है। तो लेकिन उससे पहले एक कोट, जो कोट क्या करता है, सफल व्यक्ति और असफलता में बहुत जो अंतर है ना, एक छोटा सा अंतर उसको बताता है। और विश्वास करो, मैंने जिंदगी में जितने भी स्टूडेंट को देखा, यहाँ तक मैं खुद भी, मैंने देखा कि यही एक ही चीज है जो आपकी सफलता में और असफलता में बाधा बनती है। आइए पढ़ते हैं इस कोट को। लिखा है, सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। यानी कि उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है कि यार वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैं नहीं हूं। अंतर क्या है, सिर्फ अंतर ये है कि वो अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, जैसे मैं हूँ, आज मेरा मन कर रहा है यार चलो बाहर घूम के आते हैं, मूवी लगी है चलो देख आते हैं, कुछ खा पी लेंगे, थोड़ा एन्जॉय एन्जॉय कर लेंगे, 2-4 घंटे दिमाग फ्रेश हो जाएगा। ठीक है? क्यों? उसके पहले भी नहीं पढ़ रहा था, माइंड ज़बरदस्ती फ्रेश करना है। अगर मैं यहाँ पे ये सोचता, यार क्या ही मतलब है, 2-3 घंटे पढ़ लूँगा तो अच्छा रहेगा। वहाँ जाऊँगा, आऊँगा, फिर 2-3 घंटे और पढ़ने का मन नहीं करेगा, 1 दिन तो मेरा ऐसे ही नुकसान हो जाएगा। ये होता है आपकी इच्छाएँ। जब आपको कोई सफलता पानी होती है ना, तो आपको अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना होता है। लेकिन मैं मैक्सिमम पर्सन्स को देखता हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट को देखता हूँ, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं, उनकी भी यही आदत है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करते हैं। आप सबसे कह रहा हूँ, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कीजिए। जब भी मन करे ना, नहीं अभी मन नहीं है पढ़ने का, 2 तमाचा मारो अपने गाल पे खींच के, शीशे के सामने खड़े होके। क्या इसी दिन के लिए ये तैयारी शुरू किए थे? क्या यही सोचा था तुमने? तब तुम्हें समझ में आएगा कि सफलता और असफलता, और करके देखो, 2-3 बार अपनी इच्छाओं को मार के देखो, ये दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में आएगा। नहीं कंट्रोल में आएगा तो भुगतने के लिए तैयार हो जाइए, कुछ नहीं मिलना है, बस नाम की तैयारी रहेगी। चलिए आगे, तो क्या करना है, व्हाट्सएप के इस ग्रुप को ज़रूर जॉइन करना है, काफ़ी कुछ मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्या लिखा है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी? निम्नलिखित में से कौन कानून और स्वतंत्रता के बीच उपयुक्त संबंध को दर्शाता है? मैंने बार-बार कहा है कि जब ऐसे क्वेश्चन आए, जहाँ पे आपको लॉजिकली थिंकिंग करनी है, तो अपने देश के बारे में सोचिए कि उस देश का मैं नागरिक हूँ, और उस देश के नागरिक में अगर ये सब होता है, जहाँ कानून और स्वतंत्रता की बात आती है, तब मैं किस हिसाब से चीज़ों को सोचूँगा, स्टेटमेंट के हिसाब से। पहला क्या लिखा है? यदि अधिक कानून है तो स्वतंत्रता कम है। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अगर कानून पे कानून लेके आएगी, तुम्हारी स्वतंत्रता कम होती जाएगी। तुम्हें आज़ादी तुम्हारी कम होती जाएगी। बिल्कुल, अभी बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है। दूसरा, यदि कोई कानून नहीं है, तो कोई स्वतंत्रता नहीं है। अब ये शब्द तो दमदार है, यानी कि देयर इज़ नो लॉ, देयर इज़ नो लिबर्टी। यानी कि अगर कानून ही नहीं है, तो कहाँ लिबर्टी है? सही बात है। क्यों? क्योंकि अगर कानून नहीं होंगे, लॉ नहीं होंगे, तो कोई भी व्यक्ति आके मेरे ऊपर हमला कर सकता है, मुझे मार सकता है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? क्योंकि ऐसा कोई रूल बना ही नहीं है। तो आपकी स्वतंत्रता भी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि सबको क्या चाहिए? रिसोर्स, संसाधन, और संसाधन की मार है इस दुनिया में, ध्यान रखना। और अगर कानून ना हो ना, विश्वास करो, इस संसाधन को ना इंसान चट से खत्म कर दे। अगर आज एक लॉ लगाया गया है कि हमें क्या करना है, इसको जो पेड़ है उनको नहीं काटना है। एक बार ये लॉ हटा के देख लिया जाए, विश्वास करो, तुम अगले 1 हफ्ते में पाओगे कि इस धरती के आधे पेड़ कट गए हैं।
ये होता है लॉ। तो जहाँ लॉ नहीं है वहाँ लिबर्टी ही नहीं है, ये तो सबसे खतरनाक बात है। मतलब ऊपर वाले से ज्यादा तो ये सही लग रहा है। दूसरा, यदि स्वतंत्रता है तो कानून लोगों को बनाना होगा। स्वतंत्रता है तो कानून लोग नहीं बनाते हैं, सरकार बनाती है। ये बात तो बिल्कुल गलत है। आगे, यदि कानून बहुत बार बदले जाते हैं तो स्वतंत्रता खतरे में है, यानी कि इफ द लॉ आर चेंज्ड टू ऑफन, लिबर्टी इन डेंजर। देखो, लॉ बनता है, हो सकता है आज से 50 साल पहले कोई लॉ बना हो तो उसमें धीरे धीरे आज चेंजेस हुए हैं। क्या लिबर्टी खतरे में आई है? क्या नहीं, सुधार हुआ है, ध्यान रखना। लेकिन लिखा है बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन हो सकता है हम सही लॉ नहीं बना पा रहे हैं, ऐसी भी तो संभावना हो सकती है। तो ये बात तो बिल्कुल हजम नहीं हो रही है, तो ये दोनों बातें तो गलत है। अब मामला इन दोनों में फंसता है जो आपको सोचना है, और यहाँ पे सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगाना है, क्योंकि सवाल ही कह रहा है कि इसमें से बेस्ट रिफ्लेक्ट क्या करता है, तो रिफ्लेक्ट करता है दूसरा वाला, क्योंकि हमने बात इसी पे की ना, नो लॉ मीन्स नो लिबर्टी, है कि नहीं? तो कोई नियम नहीं है तो कोई स्वतंत्रता भी नहीं रहेगी, क्योंकि देश कानून से चलता है। सिंपल सी बात है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। पहले आप पढ़े होगे ना तो आपका दिमाग तो भटका ही होगा। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले का आंसर क्या है भाई? बी। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? उसी टाइप का फिर से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कानून का शासन, यानी कि कानून के शासन की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, उसको क्या माना जाए, यानी कि रूल ऑफ लॉ की इंपॉर्टेंट मेन फीचर्स क्या क्या है। पहला, शक्तियों की सीमा होती है, यानी कि लिमिटेशन ऑफ पावर। बिल्कुल, अगर लॉ है, रूल है, तो सीमा रहेगी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक टाइप का लॉ है, रूल है। तो वो जो रूल है वो क्या करता है? गवर्नमेंट को क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट करता है, रोक लगाता है, उसकी सीमा बांधता है। तो बिल्कुल पहली बात तो एकदम सही है। दूसरा, कानून के समक्ष समानता, सही बात है, क्योंकि लॉ रहेगी, कानून बना रहेगा तो वो सबको समानता देने की कोशिश करता है। तो ठीक है, ये भी दोनों बातें सही लग रही हैं। तीसरा, सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी, मतलब पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू द पीपल। उल्टा हो गया ना। मतलब मैं एक आदमी हूं तो मेरी जिम्मेदारी सरकार के प्रति नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी मेरे प्रति है, इसीलिए मैंने सरकार बनाई है। ये बात तो समझो, यहाँ यूपीएससी ने बस उल्टा लिख दिया है। तो ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है, मुझे भी नहीं लगा, आपको भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इतना अंडरस्टैंडिंग मैं मानता हूं कि आपके अंदर होगा। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, बिल्कुल जहां लॉ रहेगा, कानून रहेगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ की बात है, कानून के नियम की बात है, तो सीधी सी बात है, लिबर्टी, आजादी और राइट्स, अधिकार आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 1 to 4 कहाँ लिखा है? सी ऑप्शन में, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दूसरे का सी। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे एग्जाम में, 2024 में भी दिखेंगे। स्टेटमेंट बदला होगा लेकिन सही करके आओगे, ध्यान रखना, सही करके आना है। कैसे सोचना है देखो ध्यान से। सबसे पहले मैंने बताया है कि अगर कहीं नंबरिंग लिखी हो, नंबरिंग मतलब जैसे 1 to 5 लिखा है, 2 6 8 लिखा है, या कुछ भी लिखा है, ऐसे कोई नंबर्स लिखा होता है तो अमूमन वो स्टेटमेंट यूपीएससी के गलत होते हैं। अभी कोई हार्ड रूल नहीं है, लेकिन अभी तक जैसे मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ कि ऐसे 10 सवाल आए, 10 में से 9 सवाल ऐसे गलत हुए हैं, एक आध सही हुआ होगा। तो 9 जो गलत है उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ कि ऐसे स्टेटमेंट गलत होता है। अगर तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए यार इसका आंसर क्या होगा, तो ऐसे ऑप्शन को गलत काट देना, क्या ही करोगे, क्योंकि वैसे भी अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, तो क्या लिखा है कि भारतीय क्षेत्र नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, IRNSS has 3 satellite in geostationary and 4 satellite in geosynchronous orbit। यानी कि ये जो उपग्रह होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, भारतीय क्षेत्रीय, क्योंकि क्षेत्र की बात है ना, छोटे क्षेत्र की बात है। नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में कुल 7 सैटेलाइट जाती है। अगर आपने स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ा हो तो उसमें 3 कहाँ होंगे? भू-स्थैतिक कक्षा में, और 4 कहाँ होंगे? ध्यान रखना, भू समकालिक कक्षा में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉलेज की बात है। अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हो, लेकिन सही है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, IRNS कवर इंटायर इंडिया अबाउट 5500 किलोमीटर बियॉन्ड देयर बॉर्डर। मतलब जो ये नेविगेशन प्रणाली है वो पूरे भारत और उसकी सीमाओं से परे लगभग 5500 वर्ग किमी के कवर करता है, और बात क्या हो रहा है? भारतीय क्षेत्र को। और नंबर भी लिखा है, तो ये दोनों बातें क्या हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी हैं।
तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि नंबर लिखा है यहाँ पे, मैं इस तरह समझता हूँ, ठीक है? क्योंकि ज्यादातर चीजें ऐसी गलत हो रही हैं, और इस समय मैं आपको हार्ड फास्ट रूल बताऊं, देखो नियम ऐसा है, इसमें अंदर ये बात कही गई है, इसका ये सिस्टम बनाया गया था, तो ये सिखाने थोड़ी आया हूँ, है कि नहीं? ध्यान रखना। चलिए आगे क्या है, तो ये बात क्यों मैंने काटा, क्योंकि नंबरिंग, और ऐसा मैंने 2023 में भी 22 में भी क्वेश्चन दिखाया है आपको, तो ऐसा स्टेटमेंट गलत है। अगला क्या लिखा है, इंडिया विल हैव इट ऑन सैटेलाइट, मतलब भारत के पास अपनी सैटेलाइट हो जाएगी, अपना मतलब नेविगेशन सिस्टम हो जाएगा विथ फुल ग्लोबल कवरेज, जिसमें पूरी दुनिया को हम कवर कर लेंगे 2019 के मध्य तक। मान लेते हैं इसको 2025 कर दिया यूपीएससी ने, क्या कर दिया, 2025 कर दिया, तब भी तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अभी तो हम अपने ही बारे में बात कर रहे हैं, पूरे विश्व को कवर करने की बात। अभी तो जीपीएस भी हम दूसरे का यूज करते हैं, भाई अमेरिका का है कि नहीं? तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं अभी इतनी जल्दी भारत के लिए कि हम पूरे विश्व को कवर कर लेंगे, ऐसी बात है नहीं। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अगर हम दूसरा और तीसरा काट दें तो ये कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या, ओनली वन। ये क्वेश्चन थोड़ा नॉलेज, थोड़ी टेक्निक का था, और ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे। यूपीएससी निकालना है तो टेक्निक के साथ आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या हो गया भाई, थ्री का आंसर ए बिल्कुल है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से नदी तल में भारी रेत खनन के संभावित परिणाम है? यानी कि अगर नदी का तल है, उससे हम बहुत ज्यादा खनन कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, हैवी सैंड माइनिंग। अब समझना बात को, हैवी लिखा है, हैवी, भारी, मतलब बहुत ज्यादा खनन होगा, तब क्या हो सकता है। नंबर 1, डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर, यानी कि नदी में खारापन कम हो जाना। नदी खारापन होती है क्या? जरा सोचो जरा, नदी का पानी तो मीठा होता है, फ्रेश वाटर होता है नदी का। अगर ये समुद्र की बात होती तो मैं समझ सकता था, लेकिन ये बात तो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि नदी मीठा पानी देती है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है भाई, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, भूजल का प्रदूषण, हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा खनन करेंगे तो जो मिट्टी है वो भूजल में मिल जाएगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लोअरिंग द वाटर टेबल, जल स्तर में कम होना, हो सकता है। क्यों कम हो सकता है? क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा खुदाई करते हैं तो दूसरे का, कहीं और का पानी यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ गड्ढा होगा तो यहाँ पानी कहीं और का भर जाएगा, तो पता चला वहां पे क्या हो गया, भूजल कम हो गया, मतलब कम हो गया, ग्राउंड लेवल नीचे चला जाएगा। तो ये दोनों बातें संभव है, ध्यान रखना। इसलिए हमारा आंसर 2 और 3 इज करेक्ट। 1 अगर हम काट दें तो 1 काट दोगे तो भी आंसर तक पहुंच जाओगे, लेकिन ध्यान रखना स्टेटमेंट बदल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा, तब जाके ये आंसर कर पाओगे, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का भी बिल्कुल अगला है 5। ये भी बहुत मस्त सवाल है, मजा आता है ऐसे सवालों को पढ़ के। देखिए क्या लिखा है, भारतीय कृषि की पारिस्थितिकी के संदर्भ में संरक्षण कृषि की अवधारणा का महत्व रखती है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण कृषि के अंतर्गत आता है? देखो संरक्षण कृषि मतलब कृषि को हमें बचाना है, कृषि को आगे बढ़ाना है, उसकी बेहतरी के लिए काम करना है, इसका मतलब यही हुआ ना, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। विश्वास करो ये सवाल सिर्फ वो भी बच्चा कर सकता है जो थोड़ी बहुत भी लॉजिकल थिंकिंग रखता है, थोड़ा बहुत भी सोचता है। सोचने का ये मतलब नहीं है कि बस हाँ मन में सोच रहा हूँ, लॉजिकल सोचने का मतलब होता है क्या ये यार सच में हो सकता है, बहुत आराम से कर जाओगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कई सारे आते हैं। क्या लिखा है देखो, पहला लिखा है मोनोकल्चर प्रथाओं को बचाना। अब मोनोकल्चर क्या होता है, मोनो मतलब छोटा, इकलौता, है ना। अब मतलब कि क्या होता है कि हम मोनोकल्चर तो बहुत अच्छी कृषि मानी जाती है कि जिससे हम क्या कर पाते हैं, बहुत कम रिसोर्सेस में बहुत ज्यादा उत्पादन कर लेते हैं। तो ये बात तो उसको क्या करना, अवॉइड कर देना, ये बात तो थोड़ी हजम नहीं हो रही है। पर कोई बात नहीं, आगे भी पढ़ लेते हैं, अभी बहुत है। न्यूनतम जुताई अपनाना, हाँ भाई ये बात तो एकदम सही है, न्यूनतम जुताई तो हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, मिट्टी की उर्वरता बची रहती है। तो ये बात तो ठीक है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट हमारा ठीक है, तो दूसरा जहां नहीं है उसको काट दो। तो कहाँ नहीं है, पहले वाले स्टेटमेंट में नहीं है, कट गया। तीसरा, वृक्षारोपण फसलों की खेती से बचना। आम की खेती, नीम की खेती, केले की खेती, ये सब तो वृक्षारोपण खेतियां है ना, इनसे बचोगे क्या? बचोगे? खुद सोचो, ऐसी भी तो खेती होती है, उनको भी तो करना जरूरी है ना। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट, अवॉइड द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, अगर इसको करेंगे तो एग्रीकल्चर होगा क्या, बचेगा क्या? भाई प्लीज ऐसे स्टेटमेंट खुद सोचो, यूपीएससी आपको हिंट दे रही है, पकड़ो,
क्वेश्चन पकड़ो तो सीधी सी बात है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, बचना नहीं है करना है, ये स्टेटमेंट नहीं होगा, इसको भी काट दीजिए। अब 3 नंबर जहां जहां है काट देते हैं, ये कट गया, ये कट गया, आंसर सामने आ गया 2 4 5, यानी कि मिट्टी की सतह को ढकने के लिए फसल अवशेष का उपयोग करना बिल्कुल करना चाहिए। स्थानिक और लौकिक फसल अनुक्रमण जो फसल चक्र है उसको अपनाना चाहिए, यानी कि जो स्थानिक लोग कर रहे हैं उसको काम करना चाहिए। तो ये यूजिंग द क्रॉप रेसिड्यूज टू कवर सॉइल सरफेस और अडॉप्टिंग स्पेशियल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंस क्रॉप रोटेशन। अब मैं बताऊं, एक काम करो, सुनो मेरी बात। देखो कुछ लोग ना सिर्फ आंसर लेके निकल ले रहे होंगे, तो कुछ नहीं होना बेटा, देख के ऐसे जाते रहो, कुछ नहीं होना। मेरी बात सुनो, क्या करना है, सीखो यहाँ से। अब यहाँ पे जब अब आपसे अगली बार एग्रीकल्चर पे कुछ क्वेश्चन आएगा ना, इन पॉइंट्स को याद रखना कि भैया मोनोकल्चरिंग करना है। दूसरा, मिनिमम टीलेज अडॉप्ट करना है। जो प्लांटेशन है उसको अवॉइड नहीं करना, मतलब उसको भी करना है। क्या अवॉइड करना है? अवॉइड क्या करना है भाई? हाँ, अवॉइड क्या करना है? ये मतलब ये तो उल्टा लिखा था, है ना, उल्टा लिखा था। वैसे 2 3 4 पहला मोनोकल्चर से बचना नहीं भैया, इसको करना है, और ये भी करना है, इससे बचना नहीं है, इसको करना है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर स्टेटमेंट अगली बार बनाए, और ये सभी स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, यहाँ बचने के जगह क्या लिख दिया जाए? करना। क्या लिख दिया जाए? कर, है ना, क्या लिख दिया जाए? करना। ठीक है, तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो पांचवें का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, सी बिल्कुल सी सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी सही है। यहाँ क्या लिखा है? बी। बी मतलब 2 3 4 5, 2 3 4 5, नहीं नहीं ठीक है ना, यहाँ पे आंसर हमारा होगा, हो सकता है वहां गलत हो गया हो, कोई बात नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विद रेफरेंस टू द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत में सार्वजनिक बैंक की बैंकिंग के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब सवाल ध्यान से पढ़िए। बैंकिंग प्रशासन के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी निवेश पिछले एक दशक में लगातार बढ़ा है। लगातार मतलब स्टेडली इंक्रीज, और मैंने लास्ट वाले सेशन में भी कहा था लगातार कुछ बढ़ रहा है तो भाई काट दो सीधी सी बात है। ऐसा स्टेटमेंट यूपीएससी जानबूझ के बनाती है, वो स्टेटमेंट गलत होता है। ठीक है, ये काट दिया गया। अगला, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को व्यवस्थित करने के लिए सहयोगी बैंकों का मूल स्टेट बैंक में विलय प्रभावित किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट यह है, टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऑर्डर द मर्ज एसोसिएटेड बैंक विद द प्रेजेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अफेक्टेड। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, भारतीय स्टेट बैंक में विलय। पहले देखते होगे ना, स्टेट बैंक की बहुत सारे बैंक थे, जैसे मान लेते हैं कि बीकानेरी स्टेट बैंक है ना, कोई दूसरा स्टेट बैंक, जैसे स्टेट के जो राज्य के स्टेट बैंक होते थे अलग अलग, अब इन सबको मिला के सिर्फ एक नाम दे दिया गया है, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है ठीक है, और उस समय ये आया था नया नया, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ऊपर वाला समझिए बात को जो मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो 6 का बी क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फॉलोइंग द कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, जापान, यूएसए। लिखा है इनमें से कौन मुक्त व्यापार समझौते में आसियान का साथ में है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आसियान के साथ किसका किसका है। कभी कभी जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको हिंट देते हैं कि भैया आसियान क्या है, पहले ये समझ लो। आसियान मतलब एशिया, ऐसा समझ सकते हो, एशिया। तो एशिया के आसपास जो कंट्री होंगे उनके साथ मुफ्त ट्रेड व्यापार करना आसान होगा, दूर वालों के साथ नहीं कर सकते हैं। और आसियान जैसा संगठन आपको पता होना चाहिए। मैं आज ये सब क्वेश्चन क्यों लेकर आया हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर इन संगठनों पर, जो लोकल संगठन है हमारे आसपास के, अगर उनके बारे में आपको नहीं पता है, प्लीज जाके दोबारा पढ़ लीजिए, अभी 2-4 दिन है। ठीक है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनमें से किसके साथ नहीं है, तो मैं दूर जाऊंगा सबसे पहले। तो मेरे पास में कौन है? चाइना, बिल्कुल हो सकता है। भारत हो सकता है। जापान एशिया में आता है, हो सकता है। यूएसए, ये तो बहुत दूर है, काट दो, ये नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया भी बगल में ही है, हो सकता है। कनाडा बहुत दूर है क्योंकि यूएस के बगल में। तो दूसरा और तीसरा अगर मैं काट दूं
2 और 3 अगर मैं काट दूं तो ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा। और विश्वास करो मेरा, मैंने यही सोच के ये आंसर मारा था और बिल्कुल करेक्ट निकला। आपको भी ऐसे ही सोचना है, जब आप कुछ चीजें याद होंगी ना, थोड़ा बहुत पता होगा तो आंसर लगा ले जाओगे, लेकिन कुछ नहीं पता तो कैसे करोगे, है कि नहीं? ये बात समझना जरूरी है। 7 का आंसर सी है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी मैंने काट दिया 1। हाँ ठीक है ना? 1 3 4 5, 1 3 4 5 बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है, इसको जाने दीजिए, है ना? 7 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या लिखा है देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ प्रोसेस विच इनेबल, यानी कि एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण को उस प्रक्रिया के संदर्भ में बेहतर ढंग से समझाया गया है जो उसको सक्षम बनाती है। अब बात हो रही है मानव पूंजी। मानव पूंजी क्या होता है? जैसे मैं हूं तो मैं टीचर हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ लोगों को नया शिक्षा दे रहा हूँ। तो क्या हुआ, मैं एक मानव पूंजी बन गया। मतलब इंसान रूप में मेरे पास कुछ टेक्निकल चीजें हैं। टेक्निकल का मतलब मेरे पास कुछ गुणवत्ता है ना? जैसे मैं यूपीएससी पढ़ा रहा हूँ तो मैं मानव पूंजी हूँ। जब आप इंजीनियर बन गए तो आप, हो सकता है इंजीनियरिंग के बहुत सारे काम कर रहे हो तो आप मानव पूंजी हो। आप डॉक्टर बन गए तो आप कुछ कर रहे हो। उसी तरह हर एक व्यक्ति जब कोई प्रोफेशनल हो जाता है, यानी कि वो कुछ व्यक्तिगत काम करने लगता है जिससे लोगों को बहुत हेल्प मिलती है और वो देश में अपने प्रतिभागी के देता है, तो उसे कहा जाता है मानव पूंजी। तो कह रहा है इस अवधारणा के रूप में मानव पूंजी को उस प्रक्रिया के संदर्भ में बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है जो उसको सक्षम बनाती है। तो बिल्कुल हो सकता है कि नहीं? हाँ भाई, ये बात तो सही है। दूसरा, इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री टू एक्युमुलेट मोर कैपिटल, किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी जमा करना। यानी कि अगर कोई देश का व्यक्ति है वो बहुत अधिक पूंजी जमा कर ले रहा है तो क्या वो मानव पूंजी है? सवाल ये है, क्या वो मानव पूंजी है? आप मुझे बताइए। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि हो सकता है वो पैसा उसको कहाँ से मिला है। आजकल तो लोग ड्रीम इलेवन खेल के जीत जाते हैं करोड़ रुपए। खुद सोचो, क्या वो मानव पूंजी बन पाया? नहीं बन पाया। तो ध्यान रखना, ये अवधारणा तो बिल्कुल मुझे समझ के परे लगी, ये तो नहीं होगा। आगे क्या लिखा है? ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये वाला है विच इनेबल है ना, इनेबल के आगे ये यहाँ से आएगा, इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल लेवल एंड कैपेसिटी ऑफ अ पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, मतलब सक्षम बनाती है, किसमें? देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर और क्षमताओं को बढ़ाना। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट ऊपर नीचे हो गया, इतना समझ जाइएगा। पहले वाले में ही ये जुड़ा है, नीचे तीसरी लंबर लाइन, ये वाली लाइन इसमें जुड़ी है। ठीक है, पहले वाले में। ठीक है, ओके। अगला क्या लिखा है? accumulation ऑफ टेंजिबल वेल्थ, टेंजिबल वेल्थ और accumulation ऑफ इंटेंजिबल, यानी कि मूर्त धन का संचय और अमूर्त धन का संचय। अब मुझे ये बताओ, देखो यहाँ पे, अब ध्यान से देखो, अब आप समझ में आ जाएगा उत्तर क्या है। क्या लिखा है? पूंजी जमा, अधिक पूंजी जमा करना है। पैसा, जैसे ये रिमोट मेरा हो जाए, ये मोबाइल मेरा हो जाए, ठीक है, ये पेन मेरा हो जाए, ये पैनल मेरा हो जाए, सब कुछ। ये क्या होता है? पूंजी जमा करना, मतलब वेल्थ, वेल्थ है ना, पूंजी, पैसा जमा करना। और पैसा क्या है? इसको मैं छू सकता हूँ, तो छू सकता हूँ तो क्या है? टेंजिबल है। टेंजिबल मतलब उसको टेंजिबल है। तो भैया कहीं ना कहीं कैपिटल जो पूंजी है वो कहीं ना कहीं टेंजिबल, ये बतिया दोनों तो सेम ही है ना, है कि नहीं? अगर मूर्त धन का संचय कर रहा हूँ यानी कि मैं अमीर बन रहा हूँ, मेरे पास धन ज्यादा हो रहा है, ये दोनों बात सही है। जब ये गलत है तो ये भी तो गलत हुआ। क्यों? क्योंकि भाई अगर कौशल स्तर बढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, क्षमता बढ़ रही है तो वो तो मानव पूंजी है। और क्या किसी के कौशल को तुम जाके छू सकते हो? डॉक्टर है, डॉक्टर के भाई डॉक्टर है तो डॉक्टर के अंदर का जब मस्तिष्क जाके छू सकते हो क्या, कि यार तुम्हारा डॉक्टर है तो कैसे दिमाग काम करता है, इंजीनियर हो तो कैसे दिमाग काम चलता है, सीए हो, एडवोकेट हो, कैसे दिमाग काम चलता है? नहीं छू सकते ना। इसीलिए वो क्या है? एक अमूर्त धन का संचय है। ध्यान रखना, इसीलिए हमारा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 ये सही है। ठीक है, और उसके साथ साथ 1 2, ओहो यहाँ क्वेश्चन ही पूरा गलत हो गया है। 2 मिनट, मैं सही कर रहा हूँ, ध्यान से 2 मिनट रुकिए, मुझे लगता है क्वेश्चन ही पूरा गलत हो गया है। 2 मिनट रुको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसको काट दीजिए। ठीक है, ये 1 बन गया,
ये ठीक है, ये 1 बन गया, ये वाला जो है इंक्रीजिंग द नॉलेज ये 2 बन गया, ठीक है, और ये 3 बन गया, ये 4 बन गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो पहला तो नहीं हो सकता उत्तर, इसको काट दीजिए, क्योंकि मैं देखो मैं ऑप्शन पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो समझिए। ये वाला जो पॉइंट है ये इसी में जुड़ा हुआ है ना? थोड़ा सा माफी चाहूंगा इसके लिए। तो ये दूसरा, ये वाला स्टेटमेंट, और जो तीसरा जिसके पीछे लाइन नहीं खींची है ना, ये तीसरा स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, ये तीसरा हो गया, ठीक। तो पहला कहाँ पे आ गया, इधर, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, सॉरी, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो पहला गलत है, और सही क्या है भाई, दूसरा और दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन सी में लिखा है, ऑप्शन सी में, क्योंकि ये वाला गलत है और हमने जो देखा ये वाला, ये दोनों गलत है। तो तीसरा और चौथा ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ध्यान रखना, क्योंकि ये पूछा है कि कौन सा कथन है, मानव पूंजी को लेके कथन है, तो उसके 3 कथन बनाए गए थे, ठीक है। पहला कथन ये रहा, ठीक है, दूसरा कथन ये रहा, तीसरा और चौथा कथन ये रहा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जिसमें से तीसरा गलत है और पहला गलत है, और दूसरा और चौथा सही है, यानी कि दूसरा और चौथा सही है, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। वैसे ये क्वेश्चन देख सकते हो जाके, 2018 के पीवाईक्यू में है। यहाँ थोड़ा मुझे लगता है पीपीटी में ही कई सारी गलती हो गई है, पर कोई बात नहीं, आइए समझते हैं आगे। तो अर्थ का आंसर हमारा क्या है, सी है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और सेवा करता है, लेकिन किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं। तो देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों के लिए काम करता है, ये पता ही होगा, स्टेट के लिए भी वही काम करता है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी काम करता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ध्यान रखना, क्योंकि इतने दिन से अगर पढ़ रहे हो तो सबको पता होगा कि जो रिजर्व बैंक है वो सरकार के लिए भी काम करता है, भारत सरकार के लिए और स्टेट बैंक दोनों के लिए काम करता है, दोनों की प्रतिभूतियां वही बेचता है, यानी कि दोनों की सिक्योरिटी वही बेचता है। आगे, treasury bill are issued by government of India and there are no treasury bill issued by the state government of India। ये बात 100% सही है। मैं यहाँ पे कुछ चीजें सिखा रहा हूँ आपको, बस ध्यान रखना, क्योंकि ट्रेजरी बिल पे अगली बार क्वेश्चन आए तो एकदम सतर्क रहना कि ट्रेजरी बिल जो होता है उसको भारत सरकार ही, ध्यान रखना, इशू कर सकती है, जो राज्य सरकारें हैं वो उसके इशू नहीं कर सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और ट्रेजरी बिल क्या होता है, ध्यान रखना, ट्रेजरी बिल एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि एक अल्पकालिक धन के लिए होता है, और इसको इशू किया जाता है एट अ डिस्काउंट फॉर्म एट अ पार वैल्यू, यानी कि इसको हम सम मूल्य से छूट पर जारी करते हैं। अब सर ये क्या है, सम मूल्य से छूट पर, जैसे मान लेते हैं आपने कहा कि सर मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं जाके बॉन्ड खरीदना चाहता हूँ, ट्रेजरी बिल खरीदना चाहता हूँ सरकार का, लेके गए हो 1 लाख, सरकार कही एक काम करो, तो मुझे 1 लाख मत दो, तो मुझे दे दो सिर्फ 95,000। सरकार कहेगी कितना दे दो, 95,000 दे दो, मैं तुम्हें जो वैल्यू दूंगा ना वो 1 लाख की रहेगी, और 1 साल बाद आके इसको लेके चले जाना। यानी कि लेके गए थे कितना, 1 लाख, उसमें से सरकार ने 5,000 वापस करके 95,000 ले लिया, और कहा कि जब साल का अंत होगा, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का नहीं होता, तो 1 साल बाद तुम 5,000 एक्स्ट्रा लेके चले जाना। समझ गए, तो इसका मतलब है वैल्यू इतनी थी लेकिन आपसे लिया कितना गया, सिर्फ इतना, क्यों, क्योंकि वो 5,000 प्रॉफिट के लिए। तो उसी कह रहा है कि सम मूल्य पर छूट, सम मूल्य था, छूट देके इतने पे आपने खरीदा, फिर इतना आपको मिल जाएगा, मतलब 5,000 का प्रॉफिट हो गया, है कि नहीं। तो इसे कहा गया। तो ये 2 और 3 दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जीपीएस तकनीक का उपयोग किया जाता है। जीपीएस जिसे हम कहते हैं, है ना, जीपीएस जिसे कह सकते हो एक पोजीशन सिस्टम होता है ना, जियो पोजीशन सिस्टम, यानी कि हमारी पोजीशन को बताता है कि हम कहाँ पे हैं। जैसे तुम आज देखते हो ना, तुम्हारे फोन में जीपीएस ऑन होगा, वो बताता रहता है कि आपका फोन कहाँ रखा है, आप कहाँ गए, कहाँ नहीं आए, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ उपयोग, मोबाइल फोन के संचालन में, बैंकिंग संचालन में, पावर ग्रिड के नियंत्रण में। तो ध्यान रखना, तीनों जगह इसका यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड बिल्कुल कर सकते हैं, बैंकिंग ऑपरेशन में कर सकते हैं, मोबाइल फोन में आजकल हर चीज में यूज हो रहा है, कारों में यूज हो रहा है, बाइक्स में यूज हो रहा है,
यहाँ तक कि जो जोमेटो स्विगी वाले हैं सब कुछ यही यूज कर रहे हैं, नेविगेशन सिस्टम जीपीएस। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 1 2 3। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो छोड़ना नहीं है, बस इस बात को ध्यान रखना। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इस बार भी आएंगे। एक प्रोडिक्शन आपके सामने मैं कर रहा हूँ, इस बार पेपर टफ नहीं आने वाला बहुत ज्यादा, है ना। ध्यान रखना। और इस पे एक नया वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कैसे क्या है। लेकिन इसको ध्यान से इसको फॉलो कीजिए, इसको अच्छे से लागू कीजिए। और जिन्होंने अभी तक मेंटरशिप नहीं ज्वाइन किया है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।